नसीन, हम मेजर इवेंट्स के क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और ईरान जो है ना उसके खिलाफ अमेरिका अगर एक और अटैक करने जा रहा है तो आप ये समझ लें कि वेस्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा मिस रीड कर रहा है और अंडर एस्टिमेट कर रहा है ईरान की पावर को। ईरान के पास मच मोर कार्ड्स हैं जितना वो ये समझ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ईरान के पास कार्ड्स है वो मौजूद हैं। अभी जो ईरान की जानिब से वार्निंग सामने आ रही है वो बहुत बड़ी वार्निंग है। अब उन्होंने स्पेस वॉर की धमकी दे दी है, सैटेलाइट्स को निशाना बनाने की जब वो धमकी दे दी है और ये ग्रेटेस्ट एवर डिजास्टर होगा वेस्टर्न इकोनॉमीज के ऊपर। और ईरान ने बताया है कि उन्होंने सारा मैप आउट कर लिया है कि इस जंग को स्पेस के अंदर जब वो किस तरह से लेकर जाना है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कई गुना ज्यादा डैमेज, और यहां पर तो वो अपने जंगी बेड़े डिप्लॉय कर सकते हैं, वहां पर वो कुछ नहीं कर सकते, कोई रास्ता नहीं, वहां पर इनका कोई एयर डिफेंस भी डिप्लॉय नहीं है। यानी वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया है, वो एक ऐसा एरिया है जिसमें बड़ी आसानी के साथ वो पेनिट्रेट किया जा सकता है। असल में अगर आप देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वेस्ट जो है एक ऐसे मुल्क को तबाह करने आया है जिसके पास मिसाइल और ड्रोन्स हैं। इससे पहले किसी के पास जवाबी एयर पावर नहीं थी, तो इसलिए ये जंग जब वो बड़ी फैसला कुन जंग साबित हो रही है। बाकी जंगों में और इस जंग में ये बुनियादी फर्क है कि किसी के पास ऐसी पावर है एयर स्ट्राइक करने की, जब उनके पास पावर है थ्रू मिसाइल एंड ड्रोन्स। तो ये मिसाइल जो है वो ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है ना, स्पेस तक ये पहुंच सकते हैं। ये ईरान ने आज धमकी दे दी है। एक तरफ केबल्स का थ्रेट उन्होंने दिया हुआ है, फिर उन्होंने साथ ये भी कहा हुआ है कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे, और अब उन्होंने ये बात कर दी है। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन वो करने जा रहे हैं अगर वो ईरान पर जब वो अटैक करेंगे। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड सिक्योरिटी सिचुएशन, नॉट ओनली रीजन बल्कि वर्ल्ड सिक्योरिटी सिचुएशन तेजी के साथ जब वो खराब हो रही है। आप तमाम इवेंट्स अगर देखें, क्यूबा से लेकर लैटिन अमेरिका और यूरोप और मिडिल ईस्ट और आगे अफ्रीका, बरतानिया ने कहा है कि वर्ल्ड फूड क्राइसिस जब वो पैदा होने जा रहा है, मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से वर्ल्ड फूड क्राइसिस जब वो पैदा होने जा रहा है। तुर्की का एक ऑयल टैंकर आ रहा था, उस पर ब्लैक सी के अंदर अटैक हो गया है। ये देखें ना सिक्योरिटी किस तरह से अंडरमाइन हो रही है, कौन से समंदर में कहां पर टैंकर वो निशाना बन जाए, कोई पाइपलाइन निशाना बन जाए, किसी मुल्क के पर अटैक हो जाए, कोई कुछ पता नहीं चल रहा। और ज़ेलेंस्की जो कि जिसका बुनियादी मकसद यह है कि नेटो और रशिया को आपस में लड़वाया जाए, यूरोप और रशिया को आपस में लड़वाया जाए, और ज़ेलेंस्की वो है जिसने ऑर्डर किया था रशिया से जर्मनी जो पाइपलाइन आ रही थी जिसको उड़ा दिया गया और जिससे जर्मनी की इकोनॉमी का भट्ठा बैठ गया। तो अब उसने क्या किया है कि बाल्टिक सी से हमला लॉन्च कर दिया, जिसके बारे में हम पहले खबर दे चुके हैं और रशिया के इंटेलिजेंस ने वार्न किया, उसने वो अटैक लॉन्च कर दिया है। और बड़ा वाकया यह हुआ है कि इस्टोनिया ने यूक्रेनी ड्रोन गिरा दिया है। यूक्रेन ने बाल्टिक सी को इस्तेमाल करते हुए इस्टोनिया की एयर स्पेस से रशियन टेरिटरी पर हमला करने की कोशिश की। इस्टोनिया एक नेटो कंट्री है, यूक्रेन का इत्तेहादी है, लेकिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसने कोई यूक्रेनी ड्रोन गिराया है। यानी इस्टोनिया ने क्लियरली ये मैसेज दे दिया है कि वो रशिया के खिलाफ किसी जंग का बराह रास्त जब हिस्सा नहीं बनना चाहते। बुनियादी स्ट्रेटजी तो यही थी ना कि नेटो टेरिटरी को और एयर स्पेस को बराह रास्त इस्तेमाल करते हुए जो अटैक किया जाएगा। और रशिया ने कहा था हम बराह रास्त उस मुल्क पर अटैक करेंगे जिसकी टेरिटरी या एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, हम कोई ये नहीं लिहाज करेंगे कि ये नेटो मेंबर है और ये नेटो मेंबर नहीं, किसी मेंबरशिप उसको बचा नहीं सकेगी। तो इस्टोनिया ने वो ड्रोन गिरा दिया। लेकिन आप जरा अंदाजा करें कि ये डर्टी खेल तो शुरू हो चुका है, यानी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, अब एक गिरा दिया है तो दूसरा गुजर जाएगा। डर्टी खेल तो मिडिल ईस्ट और यूक्रेन वॉर में शुरू हो चुका है। और यूक्रेन वॉर जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसमें यूक्रेन के कभी जीतने के कोई चांसेस नहीं है, जिसमें रशिया की हार का मतलब न्यूक्लियर है कि वो न्यूक्लियर चला देगा। ये अगर रशिया हारा तो वो न्यूक्लियर चला देगा। उस जंग को आगे परसू करने का मकसद क्या है? ठीक है, तो ये कौन सी ताकतें हैं जो इन लहासिल जंगों को, मुझे बताएं ओवरऑल ग्लोबल सिक्योरिटी में क्या कंट्रीब्यूशन है यूक्रेन वॉर का और ईरान पर हमले का और गजा के जेनोसाइड का ग्लोबल सिक्योरिटी और इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? ये जरा बताया ना वेस्ट, ठीक है, जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए एक के बाद एक ओवैसी मुल्क को तबाह करता चला जा रहा है, वो बताया ना कि इन सारी जंगों का क्या कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड सिक्योरिटी में।
तो जरूरत इस अमर की है कि उन ताकतों को पहचाना जाए जिनकी निशानदाही जो है वो पोप भी कर रहे हैं। बड़ा ही डर्टी खेल ये शुरू हो गया है, और अब अगर कोई और हमला हो जाता है जिसमें ये एयर स्पेस इस्तेमाल हो जाती है या टेरिटरी इस्तेमाल हो जाती है, और अगर रशिया वहां पर अटैक कर देता है उस नेटो कंट्री पर, तो देखिए नेटो कहां पर खड़ा होगा। आज बर्तानिया और फ्रांस और जर्मनी और यूरोप इस पोजीशन में नहीं है कि वो रशिया के साथ जाकर लड़ सके। ना ही उनकी अवाम इस बात की इजाजत देती है, ना ही उनकी इकोनॉमीज, और ना ही उनकी बड़ी मिलिट्रीज हैं, ना ही उनकी इतनी बड़ी असलहा फैक्ट्रीज हैं, और वो न्यूक्लियर पावर रशिया से जाकर लड़ेंगे। फिर क्या पोजीशन बन जाएगी कि नेटो कंट्री पर हमला भी हो गया है और वो जवाब में यानी जाकर आगे रशिया से बराह रास्त लड़ भी नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे। तो इस सिचुएशन से इनको बचना चाहिए। आप देखिए कि वेस्ट बैंक के अंदर बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ विलेजेस को इवैक्यूएशन का ऑर्डर इसराइल की जानिब से दिया गया है। ये एक इतना बड़ा जुल्म वहां पर हो रहा है, और इससे वो वेस्ट बैंक को नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में बाकायदा डिवाइड करने जा रहे हैं कि वो लिंक ही दरमियान में से काटने जा रहे हैं। किसी भी वक्त ये फैसला जो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो देखिए ये जो नाइंसाफी यहां पर पनप रही है, इसका नतीजा बहुत बुरे अंदाज के अंदर जब निकलेगा। CIA फॉर्मर डायरेक्टर जो है वो बार बार अपने आर्टिकल्स में ये कह चुका है कि उसके नजदीक सबसे बड़ी जो जंग छिड़ेगी वो वेस्ट बैंक से होगी, क्योंकि यरूशलेम असल लड़ाई जो कई सौ साल की है वो तो यरूशलेम की है, तो यरूशलेम वेस्ट बैंक में है। तो वहां से जब सूरत हाल बिगड़ेगी तो वो बहुत बुरे अंदाज के अंदर जब बिगड़ेगी। अब मैं आपके सामने कुछ सबसे अहम खबरें शेयर करता हूं, उनकी हेडलाइंस। नाज़रीन, ट्रम्प ने लास्ट नाइट जो है वो ये अनाउंस किया कि उसने हमला ईरान पर रोक दिया है। और रोका क्यों है? क्योंकि अमीर कतर MBS और MBZ ने ट्रम्प को कहा, इसलिए उसने हमला रोक दिया। ठीक है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की कुछ देर पहले जब वो खबर सामने आई है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सऊदी, एमिरेट्स, कतरीस, तीनों मुल्कों के ऑफिशियल्स के बयान उसमें कोट किए हैं। इन तीनों मुल्कों ने बताया है वॉल स्ट्रीट जर्नल को कि हमें तो किसी हमले के बारे में पता ही नहीं था, हमने क्या रोकना है जाकर ट्रम्प को, हमें तो पता ही नहीं है कोई हमला होने वाला, तो हम कैसे रोकेंगे। हम तो तब रोकेंगे ना जब हमें कोई अर्ली इंफॉर्मेशन होगी कि अमेरिका आज हमला करने जा रहा है, तो ही हम कहेंगे ना कि भाई आप ना करें। हमें तो पता ही नहीं हमला होने जा रहा है। तो ये ट्रम्प ही है जो हमला करने भी जा रहा था और खुद रुक भी गया। हमारा ना हमला करने में कोई ताल्लुक है, ना हमला ना करने में कोई ताल्लुक है। अब मुझे बताइए कि क्या ट्रस्ट ट्रम्प के ऊपर किया जा सकता है। और जो उसने ये कहा कि 2 से 3 दिन हम देखेंगे, क्योंकि इन मुल्कों ने मुझे कहा है कि एग्रीमेंट होने जा रहा है, उन मुल्कों ने तो कुछ भी, उन मुल्कों को तो पता ही नहीं है। तो फिर ट्रम्प ने हमला रोका क्यों? और दूसरा यह है कि ईरान का मिसट्रस्ट और कितना अमेरिका पर बढ़ेगा, जिनको यह क्लियर मैसेज चला गया है कि अमेरिका हमला करने का इरादा रखता है। वो क्या मुज़ाकरात करेंगे अमेरिका से, जब उनको यह पता चल गया है, मजीद तस्दीक हो गई है कि अमेरिका हमला ही करने जा रहा है। और ट्रम्प की जो सिक्योरिटी टीम है उसके बारे में इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि उसको ट्रम्प की इस ट्वीट से पता चला कि ये ट्रम्प ने फैसला लिया है। यानी वो तो उन्होंने मीटिंग करना थी, उसमें चीजें डिस्कस होना थी, ट्रम्प ने अनाउंस किया, उनको मीडिया के जरिए पता चला, वैसे उनको ऑफिशियल चैनल के जरिए कन्वे नहीं किया गया। ये वहां पर जब वो हालत हो चुकी है, और ये कोई अमेरिका के लिए भी अच्छी खबर नहीं है और दुनिया के लिए भी अच्छी खबर नहीं है कि व्हाइट हाउस को जब वो किस तरह से चलाया जा रहा है, कौन लोग हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल, गल्फ कंट्रीज कंफर्म्ड दे वर नॉट अवेयर ऑफ एनी इमिनेंट US प्लान टू अटैक ईरान। ओ भाई, हम तो तब रोकेंगे ना जब हमें पता होगा। देखिए ना, मसला यह है कि इन मुल्कों को पता है और हमला हो जाता है तो ईरान इनसे पूछेगा ना, भाई अगर तुम्हें पता था तो तुम इसमें मुलव्वस थे, क्या तुमने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमला होने जा रहा है? तो ना उनको पता है और ना उनके कहने पर ट्रम्प रुकता है। सो ट्रम्प ने एक लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान रोका गल्फ लीडर्स के कहने पर, एंड सऊदीज, कतरीज एंड UAE स्टेटेड दे वर इंटायरली अनअवेयर। उनके तो कोई ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है, कोई वहमो गुमान में भी नहीं है ऑफ द स्पेसिफिक अटैक प्लान ट्रम्प डिस्क्राइब्ड। ट्रम्प ने जो प्लान डिस्क्राइब किया उनके वहमो गुमान में भी नहीं है कि यह होने जा रहा है। तो मुझे बताएं, एक तो कौन एतबार करेगा ट्रम्प के ऊपर?
और फिर हमला रुका क्यों है? अगर इनके कहने पर नहीं रुका तो फिर सवाल तो यह पैदा होता है कि हमला रुका क्यों? तो उसकी बुनियादी जो खबर है वो यही है कि पेंटागन के कहने पर यह हमला रुका है। पेंटागन ने वार्न किया है कि इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जहाज गिर सकते हैं, जिसमें उन्होंने बाकी डिसएडवांटेजेस जब इसमें बताए हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स उन्होंने ट्रंप के सामने जब रखे, जिस वजह से ट्रंप को ये हमला जब रोकना पड़ा, और उसने डाल दिया मैं अरबों की वजह से हमला रोका और मैं बड़ा डिप्लोमेसी चाह रहा हूं फला फला। तो उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि मेजर रीजन अमेरिका की हेजिटेशन है। वो खुद इस वक्त हेजिटेट कर रहा है कि रिजल्ट्स अगर उसके मुताबिक ना आए तो फिर अमेरिका कहां खड़ा होगा। तो बहरहाल ये तमाम चीजें भी हमला होने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से इजरायली लॉबी कंट्रोल कर रही है। और उसका अगला जरा सबूत देखिए, फाइनेंशियल टाइम की आज जो स्टोरी आ रही है वो बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है। फाइनेंशियल टाइम ने आज ये स्टोरी ब्रेक की है कि ट्रंप ने बीजिंग विजिट के दौरान चाइना के सदर को एक ऑफर की, और ऑफर ये की कि हम तीन जो बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका, चाइना और रूस, ये एक थर्ड पार्टी के खिलाफ अलायंस बना लेते हैं। यानी इस वक्त दुनिया की, प्लेनेट अर्थ की तीन सबसे बड़ी पावर्स जनाबे लिए इकट्ठी हो गई, जो कि वैसे आपस में दुश्मन है लेकिन इकट्ठी हो गई। अब दुनिया ये सोच रही है कि भाई ये तीनों मुल्क इकट्ठे हो गए और किसी के खिलाफ इकट्ठे हुए। वो कौन सी ऐसी ताकत दुनिया में पैदा हो गई है जिसके साथ ये तीनों लड़ने जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसा खतरा, कोई एलियन की फौज आ गई है, या कोई दुनिया में कोई ऐसा मुल्क एग्जिस्ट करता है जिससे इन तीनों को खतरा पैदा हो गया और ये तीनों मिलकर उससे लड़ने जा रहे हैं? कौन सी ऐसी ताकत आ गई भी दुनिया में? तो पता ये चला कि ट्रंप ने उसको कहा कि हमें आईसीसी के खिलाफ इकट्ठे हो जाना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ हम तीनों को इकट्ठे हो जाना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए, इसको फारिग करना चाहिए। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब ट्रंप को क्या मसला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से? ट्रंप को यह मसला है कि उसने नेतन्याहू के वारंट्स जारी किए हैं, उसने इजरायली ऑफिशियल्स के वारंट्स जारी किए हैं। किसी अमेरिकन के तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ ना किसी यूरोपियंस का। यानी दुनिया जितना समझ रही है ना ये गेम, उससे कहीं बड़ी है। जितना दुनिया ये समझ पा रही है कि इजराइल का इतना कंट्रोल है व्हाइट हाउस पर, पेंटागन पर, अमेरिका पर, यह कंट्रोल उससे कहीं ज्यादा है। यानी अमेरिका का सदर अपने अहम तरीन दौरे पर चाइना में है, जहां पर दुनिया भर के मसाल और अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट डिस्कस होने हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दौरा हो रहा है और इतना क्रूशल टाइम है। उसमें अमेरिकी सदर क्या डिस्कस कर रहा है? इजराइल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और उसके लिए वो ऑफर ये कर रहा है कि उसका डिक्लेयर्ड दुश्मन चाइना, उसका डिक्लेयर्ड दुश्मन रशिया, वो इकट्ठे हो जाएंगे। यानी वैसे तो प्रेसिडेंट शी ने भी सर पकड़ लिया होगा, वैसे तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी जहनियत को जानते हैं, और जिस तरह से उन्होंने दौरे को कोरियोग्राफ किया उसमें आपने देखा भी सही कि वो अच्छे तरीके से इस शख्स की साइकी को जानते हैं। आईसीसी क्या है? कुछ भी नहीं है। आईसीसी का कौन सा फैसला जब इंप्लीमेंट हुआ है, कोई उसकी ताकत नहीं है। यानी इतना कंट्रोल है कि इजरायली लॉबी ने ट्रंप को यह कहकर भेजा कि तुम चाइना और रशिया की सपोर्ट हासिल करो। किस लिए? इजराइल को प्रोटेक्ट करने, नेतन्याहू को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी उसने अमेरिकी मफाद की बात नहीं की, इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो इतनी बड़ी ऑफर कर रहा है कि हम तीनों मुतहद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा वाकया है और इससे बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ख़ुद अमेरिका में अब ये रिपोर्ट जब डिस्कस हो रही है कि अच्छा ये सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा इतनी बड़ी ऑफर जब वो की गई, सो उसके वहमो गुमान में और उसके जहनों में सिर्फ इजराइल छाया हुआ है। उस मतलब जब से वो आया है व्हाइट हाउस में, ट्रंप क्या कर रहा है, कौन से अमेरिकी मसाल के ऊपर उसने काम किया है सिवाय मिडिल ईस्ट की जंगों के, और उसने क्या काम किया है? और ट्रंप सजेस्टेड अ यूएस रशियन चाइना अलायंस टू टेक डाउन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। यह छोटा सा इदारा, मतलब तीन बड़ी ताकतें मिलकर उसको जब वो खत्म करेंगी, सिर्फ उसने ये है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक वारंट जारी कर दिया, तो तीनों मिलकर उसको टेक डाउन करेंगे। अच्छा, अब जो थॉमस मैसी है उसके ऊपर इतने पैसे ये लगा रहे हैं इजरायली लॉबी उसके खिलाफ। अमेरिकन
हिस्ट्री की, अमेरिकन हिस्ट्री की ये सबसे एक्सपेंसिव कैंपेन बन गई है। किसी कांग्रेसमैन को निकालने की ये सबसे एक्सपेंसिव कैंपेन बन गई है। यानी इतना जोर इजरायली लॉबी लगा रही है थॉमस मैसी के खिलाफ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली जो 2 एक्सपेंसिव कैंपेन्स थी, पिछली अगर 2 निकाली जाएं तो उसमें भी बुनियादी फैक्टर इजरायली था। जिन 2 लोगों के खिलाफ पैसा लगाया गया वो भी असल में इजराइल ही के खिलाफ बात कर रहे थे। तो ये एक तहरीक है और ज़ाहिर है ये तमाम फैक्टर्स उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो व्हाइट हाउस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसका सारा काम इजराइल को प्रोटेक्ट करने में है। अब पेंटागन की सुन लें। पेंटागन ये कह रहा है कि उसने बाबुल मंदब के ऊपर सर्विलेंस जो है वो शुरू कर दी है, क्योंकि पेंटागन को खतरा यह है कि अगले राउंड में बाबुल मंदब बंद हो सकता है, जिससे 8 मिलियन बैरल ऑयल पर डे ये मजीद कट हो जाएगा। इंटरनेशनल सप्लाई में से 8 मिलियन बैरल ऑयल पर डे जब वो कट हो जाएगा, उसके बाद एनर्जी का क्या तूफान जब वो आएगा। अब आप ये देखेंगे अमेरिका को पता है कि ये क्राइसिस होगा, फिर भी ये जंग करेंगे और ये रीजन को महफूज बना रहे हैं या गैर महफूज बना रहे हैं। जब इनको पता है ये क्राइसिस पैदा होने वाला है तो फिर भी ये हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, और बड़ा वाकया ये हुआ है कि यमन ने MQ-9 ड्रोन गिरा दिया, यानी रेड सी में और बाबुल मंदब में एक जंग छिड़ भी चुकी है। एक खामोश जंग का वहां पर आगाज हो गया है। इन्होंने वहां पर ड्रोन्स भेज दिए हैं, यमन ने वो ड्रोन गिराना शुरू कर दिए हैं। इनके पास टोटल 136 MQ-9 रह गए हैं, जिसमें से एक यमन ने गिरा दिया। तो वहां पर एक समझ लेके एक जंग शुरू हो गई है ऑलरेडी। और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज फॉरेन पॉलिसी ने छापी और उन्होंने कहा कि 100 दिन कबल ईरान जो है वो पराया स्टेट था, यानी बिल्कुल आइसोलेटेड, बट टुडे ईरान इज द मेन कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। यानी आज वो सबसे बड़ा जो सपोर्ट दुनिया भर से हासिल हो रही है वो ईरान को हासिल हो रही है। ये फॉरेन पॉलिसी की आज हेडलाइन है कि ईरान ने हर हवाले से जब वो गेन किया और इन्होंने जो वो लूज किया है। बट आपको पता है ट्रंप का प्रिंसिपल है नेवर एडमिट डिफीट, कभी अपनी शिकल जब तस्लीम ना करो, तो वो बेसिकली यही कर रहा है। यूएस ट्रेजरी ने कुछ देर पहले मजीद सैंक्शन ईरान पर लगा दिए। ये वो मुआहिदा कर रहे हैं ईरान से कि हर दूसरे रोज सैंक्शन लगा रहे हैं, ऐसे मुआहिदा होगा। ईरान की डिमांड यह है कि सैंक्शन खत्म करो, वो हर चौथे रोज जो वो दूसरे रोज सैंक्शन मजीद लगा रहे हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट यह है कि अभी जो इलेक्शन होगा उसमें जो स्विंग स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स की तरफ जाएंगे। स्विंग 3 तरह की स्टेट्स हैं ना, एक डेमोक्रेट्स की मेजोरिटी वाली हैं, एक रिपब्लिकन मेजोरिटी वाली हैं, लेकिन जो सबसे अहम स्टेट्स हैं वो स्विंग स्टेट्स हैं। यानी इसका कोई पता नहीं है कि इस यहां से डेमोक्रेट जीत जाए या यहां से रिपब्लिकन जीत जाए, इसलिए इनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि ये किसी भी तरफ स्विंग हो सकती हैं टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स और टुवर्ड्स रिपब्लिकन्स। तो इसलिए हर इलेक्शन में जो फैसला कुन रियासतें होती हैं वो यही रियासतें होती हैं, क्योंकि ये किसी को भी जिता सकती हैं और किसी को भी हरा सकती हैं। तो अब इनका रुझान जो है वो टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स है, अगेंस्ट ट्रंप है। जनाब अली, अब IRGC क्या कह रहा है? जो ईरानी टीवी है जिसने रिपोर्ट किया कि अब ईरान जो है वो स्पेस में जंग छेड़ने जा रहा है अगर हमला हुआ। IRGC ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। उन्होंने बताया कि जो लोअर ऑर्बिट है स्पेस का, जहां पर ये सैटेलाइट्स वगैरह डिप्लॉय होते हैं और मूव कर रहे होते हैं लोअर ऑर्बिट में, तो यहां पर वो हिट करने जा रहे हैं सैटेलाइट्स को। जब वो हिट करने जा रहे हैं जिससे GPS, ग्लोबल कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल नेटवर्क्स, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन, ये सारी तो वहीं से हो रही हैं, ये सारी की सारी जाती रहेंगी और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कई गुना बड़ा नुकसान होगा। और उन्होंने कहा कि यहां एक मल्टी लेयर जो डिफेंस सिस्टम है उसको पेनिट्रेट करने से कई गुना ज्यादा आसान है वहां ऊपर मिसाइल भेजना, बहुत आसान है। तो ईरान के मिसाइल तो मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस कर गए हैं, तो वो तो वैसे ही इसके मुकाबले में आसान काम है। इसकी पूरी तैयारी जब ईरान ने कर ली, तो ईरान के पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, क्योंकि ईरान ने जंग लड़नी ही इस बात पर है कि वो प्रेशर कैसे डाल सकता है। ईरान एक दो बदू ऐसी जंग नहीं लड़ सकता। $1500 बिलियन की मिलिट्री, और जिसका अपना बजट ईरान का $15 बिलियन है, वो $1500 बिलियन वाली मिलिट्री से कैसे लड़े, मुझे बताइए। सो ईरान ने अपना दिफा करना है। वो एक कमजोर मुल्क है अमेरिका के मुकाबले में और पूरे वेस्ट के मुकाबले में और रीजन के मुकाबले में जो सारे इकट्ठे हो गए हैं। सो उसने जंग ही ये लड़नी है कि वो इनको प्रेशराइज कैसे कर सकता है, बस। तो इसलिए वो हर रास्ते के ऊपर जाएगा। अब ये
ईरान के सामने कोई लिमिट्स नहीं है, अपने डिफेंस के लिए ईरान के सामने कोई लिमिट्स नहीं है। और ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं। और आईआरजीसी के कमांडर ने कहा कि हमारे हाथ जो वो ट्रिगर के ऊपर हैं। और फिर यूएई के हवाले से ईरान ने बड़ा अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा यूएई पर जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं ये हमने नहीं किए, ये इजराइल ने किए। और इजराइल ये चाहता है कि यूएई और ईरान को आपस में लड़वाया जाए। ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ईरान की, उसने आज रिपोर्ट जारी की है। सऊदी अरेबिया में अहम तरीन कैबिनेट का इजलास हुआ है जिसमें सऊदी किंग भी मौजूद थे, एमबीएस भी मौजूद थे। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम अपनी सुवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। और न्यूज़ वीक जो मैगजीन है इसने बड़ी अहम रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान जंग की वजह से यूएई और इजरायली एक्सेस और सऊदी अरेबिया की कन्फ्रंटेशन बढ़ती चली जा रही है। यानी उधर यूएई और इजराइल का एक्सेस है और इससे सऊदी अरेबिया अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और सऊदिया की कन्फ्रंटेशन यूएई और इजराइल के साथ बढ़ती चली जा रही है। ये न्यूज़ वीक। और जॉर्डन और कतर का आपस में जब राब्ता हुआ है और बरतानिया ने कहा है कि ग्लोबल क्राइसिस, फूड क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। और वजह क्या जी? ईरान। और कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे ईरान को कि ये फूड क्राइसिस दुनिया में पैदा करे। अच्छा, फिर वही मसला बुनियाद में है, मसला रूट कॉज में है। वो फिर इल्ज़ाम ईरान पर डाल रहे हैं। ये इल्ज़ाम जो रियलिटी है कि जो देखें, अब ईरान ने सीज फायर है ना, क्या ईरान हमला करने जा रहा है इसराइल पर, या इसराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? तो असल बात यह है कि फूड क्राइसिस पैदा होने जा रहा है और ये इस क्राइसिस को मजीद बढ़ाएंगे ऐसी अप्रोच के साथ। बरतानिया ने अपनी फ्लाइट्स जो वो इसराइल के लिए कैंसिल कर दी हैं, मजीद एक्सटेंड उसको किया है क्योंकि खतरा यह है कि जंग हो सकती है। तो उधर जो है वो पॉलिटिको ने आज ये रिपोर्ट दी है कि क्यूबा के ऊपर मिलिट्री अटैक होने जा रहा है। व्हाइट हाउस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि सैंक्शंस, ब्लॉकेड, ये सारे काम नहीं किया और क्यूबा कोलैप्स नहीं हुआ, तो अब वो लिमिटेड और ब्रॉडर ऑपरेशन जो वो क्यूबा के खिलाफ करने जा रहे हैं और प्लान जो वो डिफरेंट तैयार कर लिए गए। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किया। आपने राज जरूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।